नमस्कार, न्यूज 24 के मंथन कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मंथन के इस सत्र में मेरे साथ जुड़ गए हैं अनुराग ठाकुर, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, केंद्रीय मंत्री हैं और आप जानते ही हैं बीजेपी के सबसे युवा और सबसे तेज तर्रार जुझारू नेताओं में इनकी गिनती होती है। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है उसे बस हर हाल में पूरा करने में जुट जाते हैं। इन्हें डूअर कहा जाता है। चाहे बीसीसीआई में इनको आपने बड़ी जिम्मेदारियां निभाते देखा होगा, उसके बाद चाहे हरियाणा में सरकार बनाने की जिम्मेदारी हो जब बीजेपी को बहुमत नहीं आया था, उसके बाद याद करिए फाइनेंस मिनिस्ट्री में जब इनको जिम्मेदारी दी गई, इतने मुश्किल हालात में जब इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही थी, उस जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं यह भी आपने देखा। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहला चुनाव, वहां जाकर कैसे बीजेपी का झंडा उठाकर बीजेपी को अच्छी खासी कामयाबी दिलाई, वो भी आपने देखा होगा। और अब किसानों के आंदोलन को कैसे खत्म करना है उसमें भी माथापच्ची कर रहे हैं सरकार के बाकी मंत्रियों के साथ मिलकर। अनुराग ठाकुर, स्वागत है मंथन में आपका। अनुराग जी, कैसे हैं आप? धन्यवाद मानक जी। तो शुरू यहीं से करता हूं मैं। अनुराग ठाकुर, 2020 आपके लिए, जो आपने इतनी सारी जिम्मेदारियां संभाली, कैसा रहा? अनुराग ठाकुर, कैसे याद करेंगे 2021 में 2020 को? मानक जी, बहुत सारे लोग तो 2020 को कहेंगे कोविड का वर्ष था, और शायद ये भी कहें डिसरप्शन थी, मास्क पहनना पड़ा, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ा। मैं 2020 को एक रिफॉर्म्स के वर्ष के रूप में याद करूंगा, क्योंकि इस वर्ष में जितनी रिफॉर्म्स हुई हैं, जितने बदलाव लाए गए हैं, आपदा में भी अवसर ढूंढने का प्रयास किया गया, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। चाहे वो कृषि के क्षेत्र में 3 कृषि कानून लाकर बदलाव हो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात हो, या एयर स्पेस में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत को बड़े कदम उठाने की बात हो, या कोल एंड मिनरल के क्षेत्र की बात हो, वहाँ पर भी भारत ने बहुत सारी रिफॉर्म्स लेकर आए। 1991 से ज़्यादा बड़ी रिफॉर्म्स इस वर्ष के गिना जाता है, क्योंकि उस समय भी कृषि को छुआ नहीं गया था, उस समय भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और स्पेस सेक्टर को छुआ नहीं गया था। ये नए आयाम स्थापित करेगी भारत के विकास के लिए। इन रिफॉर्म से जहां करोड़ों लोगों के लिए रोजगार के अवसर खड़े होंगे, वहीं भारत में अरबों खरबों रुपए का निवेश आने के आसार भी बढ़ेंगे। और अगर आपने देखा होगा, पिछले 8 महीनों में जब दुनिया घरों तक बंद थी, मोदी सरकार लगातार काम कर रही थी। हमने जान भी बचाई, जहान भी बचाया, और रिकॉर्ड एफडीआई पिछले 8 महीनों में आई। ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन अनुराग ठाकुर, ये भी तो सच है ना कि हमारी इकोनॉमी यानी कि जीडीपी ग्रोथ के अगर मायने में इसे देखें तो कहां -20s में चली गई थी, उसके बाद अगले क्वार्टर में आई तो है -7 के आसपास। आपको क्या उम्मीद है एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस कि ये पॉजिटिव में कब तक आ जाएगी, और अगले क्वार्टर में कितनी जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, अगर आपकी सोच सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो सब कुछ उसी दिशा में चलता है। हमने पहले दिन से माना था कि हमें लड़ाई लड़नी है कोरोना से, कोरोना को हराएंगे, भारत को जिताएंगे। उस लड़ाई में भी हम बहुत हद तक सफल हुए। दुनिया के देशों के मुकाबले भारत ने बहुत अच्छा उस दृष्टि से किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राज्यों को साथ में लेकर चलकर, जहां एक और 15,000 करोड़ रुपये का इसके स्वास्थ्य के क्षेत्र में पैसा दिया ताकि इससे लड़ सके। लैब्स जहां एक होती थी, आज 2,500 से ज़्यादा लैब्स हैं। पीपी किट हम एक नहीं बनाते थे, आज 5 लाख से ज़्यादा एक दिन में बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। वहीं पर वैक्सीन बनाकर अब इसको देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए भी भारत ने तैयारी कर दी, और आज से 2 दिन का ड्राई रन भी शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर देखिए, पहले दिन बुद्धिजीवियों ने कहा था कि भारत की माइनस ग्रोथ रेट रहेगी 25 के लगभग, जो लगभग 23 साढ़े 23 के लगभग रही। लेकिन एक तिमाही के अंदर, उसके बाद अगर आप देखेंगे, हम -7-8 पे आगे। कैसे? क्योंकि जो कदम उठाए, लोगों के हाथ तक पैसा पहुंचाया। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपया बगैर किसी गारंटी के, बगैर किसी जमीन और घर को गिरवी रख के हमने देश के व्यापारी को और आम आदमी को देने का काम किया। इसके अलावा हमने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से व्यापारियों को और आम जनता के खाते में पैसा डाला। यहाँ तक कि मानिक जी, अगर आप देखें कि 20.5 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को, 20 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के खाते में 31,000 करोड़ रुपया मदद के रूप में डाला। 3 करोड़ वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, इनके खाते में 3,000 करोड़ रुपया डाला।
9 करोड़ किसानों के खाते में आपदा के समय 2 किश्तें 2-2 हज़ार रुपए की, यानी कि 40,000 करोड़ रुपए के लगभग हमने डाला। ईपीएफओ में 6,750 रुपया हमने उन लोगों के खाते में डाला जो छोटी कंपनियों में काम करते थे। हमने व्यापारी और कर्मचारी दोनों के हिस्से का पैसा डाला। इससे मदद ये हुई कि अर्थव्यवस्था में वी शेप की रिकवरी हुई। -23 से -7 पे हम आ गए और अगले क्वार्टर में जैसे सबने कहा है और अच्छा हम करने वाले हैं। वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ेगी और दुनिया भर की रेटिंग एजेंसीज ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। ये अपने आप में विश्वास दिखाता है कि दुनिया भर के लोगों ने भारत में निवेश इन 8 महीनों में भी एफडीआई के माध्यम से ज्यादा किया। भारत की इकोनॉमिक रिकवरी भी बेहतर होनी शुरू हुई और यहां पर एक अवसर हमने दिया है कि जहां जान भी बचाई वहां पर व्यापार और जहान को बचाने का काम भी किया। ओके, कुछ आपका असेसमेंट है अगले क्वार्टर में कितनी हो जाएगी जीडीपी ग्रोथ? जैसे आप कह रहे थे ना, ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि 2021-22 में हम लोग फास्टेस्ट होंगे। अगले क्वार्टर में और अगले पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना रहेगा, कुछ आपका असेसमेंट है? ये आंकड़े देने का काम हम एजेंसीज पर और अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे आरबीआई और बाकी सब लाते हैं, उनके ऊपर छोड़ दें, लेकिन हमने कदम उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ओके, हमने लगातार, अगर आप देखेंगे सितंबर महीने में जो जीएसटी की कलेक्शन थी वो पिछले साल 91,000 करोड़ थी, इस साल बढ़कर 95,000 करोड़ हुई। अक्टूबर में पिछले साल 95,000 करोड़ थी, इस साल बढ़कर 1,05,000 करोड़ हुई, जो लगभग 10% ज़्यादा है। नवंबर में इसी तरह से आपने देखा होगा 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की जीएसटी कलेक्शन हुई, जो अपने आप में ज़्यादा है पिछले वर्ष के मुकाबले, और लगातार 2 महीने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हुई। इससे पता चलता है कि आर्थिक गतिविधि पहले से ज़्यादा तेज चल रही है। जाहिर है आप किसानों के मुद्दे को टच कर रहे हैं तो मुझे किसानों पर भी आना पड़ेगा, अनुराग ठाकुर। लेकिन ये इकोनॉमी की जहां तक बात थी, आप कह रहे हैं कि सारे आंकड़े यही इशारा कर रहे हैं कि हम ज़्यादातर लेवल तक, एक अच्छे लेवल तक रिकवरी कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं, अनुराग ठाकुर, के 21 दिन के लॉकडाउन से आपने देश की अर्थव्यवस्था और करोड़ों जिंदगियां बर्बाद कर दी। अब जबकि 2020 खत्म हो रहा है और लॉकडाउन को करीब 1 साल अगले साल शुरू में हो जाएगा, क्या जवाब देंगे आप राहुल गांधी को कि लॉकडाउन से हासिल कुछ नहीं हुआ, आपने करोड़ों जिंदगियां बर्बाद कर दी? देखिए, राहुल गांधी जी देश में कम और विदेश में ज़्यादा रहते हैं। जब वो देश में रहना शुरू करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो शायद वो भारत को समझ पाएंगे। वो आज भी अपने ही स्टाइल में पिछले 4 वर्षों में जिस व्यक्ति ने 274 दिन विदेश में बिताए हों, देश की जनता समझ सकती है वो देश के प्रति कितना गंभीर है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, वो एक राजनीतिज्ञ हैं, जो कहना चाहें कहें, लेकिन आंकड़ों पर नज़र जरूर डलाएं। इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, अगर वो 2 महीनों में आप देखेंगे, सितंबर में और अक्टूबर में, वो 58.9% और 59 रही। तो क्यों रही? ये इसलिए रही क्योंकि उस दिशा में गति बढ़ी है मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। और इसके अलावा अगर आप अपना इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखेंगे तो 3.6% है अक्टूबर के महीने में, जो लगातार 2 महीने में आईआईपी डेटा के हिसाब से जाता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे जीएसटी की कलेक्शन, जो मैंने आपको बताई कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और दूसरी ओर जो 48 हाई फ्रीक्वेंसी के जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, जो आरबीआई जिसको देखती है, उसको भी अगर फरवरी का अगर आप मार्क देखेंगे तो 30 पैरामीटर पर लगातार भारतीय इकोनॉमी ने अच्छा किया है। और राहुल गांधी जी को मैं और कांग्रेस को याद करवाना चाहता हूं, जब हम 2014 में सत्ता में आए थे तो देश किस हालत में हमें देकर गए थे। उनके समय महंगाई की दर 12% होती थी, बैंक अधिकतर एनपीए में थे, अर्थव्यवस्था को डुबा कर गए थे। यही नहीं, उनके समय तो अगर देखा जाए तो लगातार कमी थी। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो था वो 4.6% था, जो बढ़कर 6.9% 2014 में हो गया था। और यही नहीं, 2013-14 में यूपीए के टाइम पे 4.6% जीडीपी ग्रोथ रेट थी और एवरेज इन्फ्लेशन 10.2% था, यानी कि महंगाई आसमान पर थी और विकास दर आपका नीचे था। ओके, अनुराग ठाकुर, अब मुझे किसानों के मुद्दे पर आना पड़ेगा। आपने उसको थोड़ी देर पहले टच भी किया था। किसानों का आंदोलन 1 महीने से ज्यादा समय से चल रहा है
आपको भी पता होगा दिल्ली के आसपास के कई बॉर्डर्स इसीलिए बंद भी हैं, ठंड में किसान वहां आंदोलन पर बैठे हुए हैं, सरकार से कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। पेच कहां पर अटका है? क्यों आप नहीं इन किसानों को समझा पा रहे कि कृषि कानून उनके हक में है? देखिए, दो बातें मैं कहूंगा। मोदी जी ने पहले दिन ही 2014 में कहा था कि मेरी सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का नाम बदला, किसानों की भलाई के लिए कदम उठाए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए। 14,000 करोड़ रुपया किसानों ने प्रीमियम दिया, लेकिन 70,000 करोड़ का मुआवजा किसानों को मिला फसल की बर्बादी के समय। ये किसानों के हित में किया। फिर खाद की कोई कमी हमने 6 वर्षों में नहीं आने दी। फिर किसान के लिए बड़े अवसर हमने दिए। हमने ई-नैम शुरू किया ताकि किसानों को इंटरनेट के माध्यम से देश भर की मंडियों के साथ जोड़ा जाए। 1,000 से ज़्यादा मंडियों को हमने इंटरनेट की सुविधा से जोड़ा ताकि ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में बैठा किसान देश के किसी भी मंडी से जुड़ सके। और फिर उसके बाद हमने 3 कृषि कानून बदले। लेकिन इन 3 कृषि कानून लाने से पहले हमने क्या किया? इससे पहले 6 वर्षों में मानिक जी हमने जो किसानों को एमएसपी के दाम दिए हैं वो गेहूं और धान के 43% ज़्यादा है 2014 के मुकाबले। यानी कि कांग्रेस के मुकाबले 43% गेहूं और धान का मूल्य हमने बढ़ाया न्यूनतम समर्थन मूल्य में, और दलहन तिलहन के लगभग 65 से 70% मूल्य बढ़े हैं एमएसपी खरीद में। केवल मूल्य नहीं बढ़ाया, इसके साथ साथ खरीद बढ़ाई। गेहूं की खरीद 74% बढ़ी तो धान की खरीद 113% बढ़ी। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत में हमने कांग्रेस के मुकाबले, कांग्रेस ने 5 साल में 3,75,000 करोड़ रुपया खर्च किया था एमएसपी खरीद पर, हमने 5 साल में 8 लाख करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार में खर्च किया है। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत ने किसानों के हित में नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया। स्वामीनाथन की कमेटी की रिपोर्ट कहती थी लागत प्लस 50%, वो किसी सरकार ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। हर कदम हमने किसान के हित में उठाया और किसान को अब अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जा दाता बनाने के लिए पावर प्लांट वहां पर लगा सके। कुसुम योजना लाने का हमने काम किया जहां पर सोलर पंप्स उनको लगाएं, पानी की कमी भी ना आए और बिजली की कमी भी ना हो और बिजली उत्पादन भी कर सके। इसके अलावा हमने किसान के लिए हर वो कदम उठाया है जो किसान के हित में है। मंडियों से जोड़ने का काम किया। देखिए, स्थानीय मंडी में किसान जाए बहुत अच्छा है, लेकिन पंजाब जैसी जगह पर 2.5% से लेकर 14.5% तक किसान का खर्चा आता है। क्या किसान को ये छूट नहीं होनी चाहिए कि देश की किसी मंडी में किसी व्यापारी को किसी भी दाम पर किसी भी समय वो अपनी फसल बेच सके? ये आज़ादी आज तक किसान को नहीं थी, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी। हमने किसान को कहा स्थानीय मंडी में जाना है वहां जाएं, या देश के किसी बाजार में अपना माल बेचना है तो इंटरनेट पर भी बेच सकता है और उसके यहां पर आकर भी किसान से खरीदा जा सकता है। दूसरा जो कहा जाता है कि किसान की जमीन चली जाएगी, यह बिल्कुल गलत है। जो कहा जाता है एमएसपी चला जाएगा, बिल्कुल गलत है। एमएसपी पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। मैं इतना ही कहूंगा, एमएसपी हमने पहले से ज्यादा दिया, आज भी दिया और आगे भी देंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, जमीन के लिए कहा है कि केवल फसल की बुआई और कटाई का अधिकार व्यापारी को होगा, जमीन का मालिकाना हक केवल किसान का होगा। किसान की जमीन पर अगर व्यापारी अपना कोई ढांचा भी बना लेता है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर वो ढांचा उसको हटाना पड़ेगा, नहीं हटाता तो वो ढांचा भी किसान का हो जाएगा। ये अधिकार आज तक नहीं थे। पहले हमने दाम भी ज्यादा दिया, आपकी जमीन को बचाने का काम भी दिया, आपको दुनिया भर की मार्केट खोलकर दी ताकि किसान की आमदन दुगनी हो सके। कुछ लोग 2022 को चुनावी वर्ष के रूप में किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन हम 2022 को किसानों की आय दुगना करने का वर्ष के रूप में देख रहे हैं। ओके, मुझे पता है कि एक और दौर की बातचीत सरकार और किसानों के बीच अब तय है, देखते हैं उसमें क्या निकलता है। लेकिन मुझे अनुराग ठाकुर आपसे जम्मू कश्मीर पर जरूर सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि 2020 के अंत में आपने वहां लंबे समय तक प्रचार किया, काफी समय आप वहां रहे जम्मू कश्मीर बीजेपी का झंडा उठाकर, लेकिन आपको सीटों के संबंध में, सीटों के मामले में बहुत ज्यादा बड़ी सफलता नहीं मिली। जम्मू में भी आपकी सीटें कम हो गई, फिर भी लेकिन आप उसे और बीजेपी उसे अपनी जीत बता रहे हैं जम्मू कश्मीर में। ऐसा क्यों है डीडीसी चुनाव में?
देखिए, जब सभी राजनीतिक दल इकट्ठे होकर गुपकार गैंग बनाकर, चाहे वो पीडीपी हो, एनसी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, बाकी हो, यहाँ तक कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी उसका हिस्सा बन जाती है, तो अपने आप में ये बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। जब सारे दल एक तरफ खड़े हो गए, उनका वोट परसेंटेज मिला लीजिए तो 32.96% था, हमारा 38.74% था। उनको वोट मिला 4,74,000, हमें मिला 4,87,000, हमारा वोट भी उनसे ज़्यादा मिला। एनसी को सीटें मिली 67, हमें मिली 75। ये भी नहीं, हमने कश्मीर में भी जहाँ कहते थे हमें कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, हमने कार्यकर्ता छोड़ी, हमने कश्मीर के गांव-गांव तक बीजेपी का झंडा भी फहराया और 3 सीटें भी जीती। श्रीनगर से जीती है सीट, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा मतों से जीती है। ये अपने आप में दिखाता है कि मोदी जी की सोच, काम, नीतियाँ और कार्यक्रम वहाँ पर पहुँचाने का काम हमने किया है। नहीं, ठीक है, ये तो मानना पड़ेगा कि सही मायनों में जमहूरियत या लोकतंत्र लाने में इस बार कामयाबी जरूर मिली है सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर मंथन में आने के लिए। मुझे पता है आपको भी मीटिंग में जाना है, पर बहुत बहुत शुक्रिया। 2020 कैसा रहा और 2021 कैसा रहेगा, इस पर अपनी राय रखने के लिए मंथन में। थैंक यू वेरी मच। छोटा सा यहां पर हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन हमारा मंथन कार्यक्रम लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।